तो आइए शुरू करते हैं। आज भारत की राज्य व्यवस्था जो हम लोग एम लक्ष्मीकांत का थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए। तो इससे पहले हम लोग का 3 डेज का क्लास हो चुका है। आज हमारा है ये डे 4। तो जिन लोगों का भी पीछे का 3 छूट चुका है, तो वो इसी चैनल को जब देखेंगे तो उसमें आपको पीछे का तीनों दिन का क्लास मिल जाएगा। आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आज देखेंगे इसमें डे 4 में भाग 3। इसमें हम लोग देखेंगे आज पार्ट 3। पार्ट 3 में हम लोगों का आज का टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसको करने का हम लोग तरीका जो पहले डिस्कस किए थे उसी तरह से करना है। आप साथ में एक नोटबुक रखें। अगर कोई भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसको साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इससे आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी, या फिर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो को रिपीट करके भी सुन सकते हैं। तो अब हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताएं में सबसे पहले जानेंगे संविधान के प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संविधान के प्रस्तावना के बारे में। तो भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावनाओं के संबंध में जो है पूरी दुनिया में यूनिक है। जबकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से लिए गए हैं, बावजूद भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से बिल्कुल अलग महत्व प्रदान करते हैं। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें एवं 97वें संशोधन में व्यापक परिवर्तन हुए। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। तो ये हो गया प्रस्तावना से रिलेटेड। हम लोग जानेंगे संविधान की विशेषताएं। अब हम लोग जानेंगे संविधान की विशेषताएं। तो आइए हम लोग देखते हैं संविधान की विशेषताएं। इसमें सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट है, जो पूरी दुनिया में हमें यूनिक बनाता है, वो है सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान। और ये चीज हमारे संविधान को बनाता है पूरी दुनिया में सबसे यूनिक। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। लिखित, जैसे अमेरिकी संविधान है, और अलिखित, जैसे ब्रिटेन का संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभक्त है, और 8 अनुसूचियां थीं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले क्या था। 395 अनुच्छेद था जो 22 भागों में विभक्त था और 8 अनुसूचियां थी। जबकि वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद जो 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग, जो भाग 7 है, को हटा दिया, और इसमें करीब 90 अनुच्छेद जो 4 भागों 4 क, 9 क और 9 ख और 14 क और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। ये 4 कारण कौन कौन है, इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला कारण, दूसरा कारण और तीसरा चौथा कारण को। पहला है भौगोलिक कारण। भारत का
विस्तार बहुत अधिक है और इसमें वेरिएशंस भी बहुत अधिक है। दूसरा, ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम भी बहुत विस्तृत था। तीसरा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। चौथा है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व होना। ये चार प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय संविधान जो है वो अति विस्तृत हो गया। अब हम लोग जानेंगे आगे विभिन्न स्रोतों से विहित। हमारा दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग, जिसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ये अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग जो है वो संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का जो है उसका अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो अभी वर्तमान में रसिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान है या फिर इसी से मिलते जुलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट को। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। अब ये नम्यता क्या होता है और अनम्यता क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। नम्यता मतलब कठोरता, तो अनम्य संविधान, सॉरी, नम्यता मतलब कोमल, अनम्य मतलब जो कठोर है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कठोर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं मृदु। नम्यता मतलब जो नम्य है, जो नम्र है, ऐसे समझ सकते हैं। तो संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिलाजुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है, जिसमें पहला है कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होना चाहिए। दो तिहाई बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक होना चाहिए। और दूसरा है कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। तो दो तरह का संशोधन है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये ध्यान देना था। तो 3 पॉइंट हम लोग देखे। आइए हम लोग देखते हैं अपना चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो अगला टॉपिक है हमारा एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। आइए हम लोग इसको देखते हैं। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र,
एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र तथा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसा कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, बारगेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, वगैरह वगैरह, जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा ये नाम दिया गया था। जैसे अर्थ संघ का नाम देने वाले थे कौन? केसी वेरे। और बारगेनिंग फेडरलिज्म का नाम देने वाले थे मॉरिस जॉन्स। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और आइवर जेनिंग्स ने कहा था फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ। हमारा पांचवा पॉइंट है सरकार का संसदीय रूप। हमारा पांचवा पॉइंट है सरकार का संसदीय रूप। तो आइए हम लोग अपने इस टॉपिक को देखते हैं। पांचवा टॉपिक हमारा, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इस संसदीय प्रणाली जो है इसकी विशेषता को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है इसमें वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। दूसरी विशेषता बहुमत वाले दल की सत्ता। तीसरी, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। चौथी विशेषता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। पांचवी विशेषता क्या है? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। और अगला है निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा का। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्रीय सरकार का नाम भी दे देते हैं। अगला है हमारा, जो हमारा छठा पॉइंट है वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो हमारा अगला पॉइंट है क्या? संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। तो दो चीज है इसमें, एक है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से विभिन्न है, उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, जो हमारे अनुच्छेद 21 में वर्णन है। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। यह एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, जो सातवां पॉइंट है, वो है हमारा एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका।
अगला है हमारा एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला हमारा एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका को। इसमें भारतीय संविधान का एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना के बारे में है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर हाई कोर्ट्स हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं जिला अदालत, वो अन्य निचली अदालतें भी हैं। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है, जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, इत्यादि इत्यादि। तो अब हमारा 8वां बिंदु है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। अगला है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, मौलिक अधिकार पर, और मौलिक अधिकार क्या क्या है और कितने हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वो अधिकार कौन कौन से हैं तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो उसमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जिसका वर्णन है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता पहला है क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में पहला हो गया हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है ना, राइट ऑफ इक्वलिटी, ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है हमारा, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये आपका है अनुच्छेद 23 और 24 में। इसके बारे में चर्चा है अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है भाई, इसको चाहे तो आप पॉइंट बाई पॉइंट लिख सकते हैं। और ये है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। अगला है हमारा पांचवा। पांचवा हमारा मौलिक अधिकार क्या है? सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो संस्कृति या सांस्कृतिक ऐसा दोनों लिखते हैं। संस्कृति व शिक्षा का, सांस्कृतिक भी लिखते हैं, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, अधिकार। और ये है आपका अनुच्छेद 29 और 30 में। और छठा अनुच्छेद है हमारा, ये छठा हमारा मौलिक अधिकार है, सॉरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है हमारा
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 32 में। ये हो गया हमारा मौलिक अधिकार। कुल हो गए 6। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में भी जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा व उत्प्रेक्षण जैसे अभिलेख या रिंट जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। ये हो गए मौलिक अधिकार। अब हमारा आता है नौवां राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो हमारा अगला है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। आइए देखते हैं इसको हम लोग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है यह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनैतिक है, अर्थात जनमत। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 का मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। तो अगला हमारा 10वां बिंदु है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य, तो आइए हम लोग देखते हैं अपने मौलिक कर्तव्यों को। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल जो 1975 टू 77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया। संविधान के 4A भाग में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे, इत्यादि इत्यादि। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है।
नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गए मौलिक कर्तव्य। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो यह बिंदु थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष कहीं पंथ निरपेक्ष भी रहता है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया पहला बार। 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और यह वर्णित है अनुच्छेद 15 में। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए आप जाते हैं अनुच्छेद 16 में। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार प्राप्त है और यह समान अधिकार देता है अनुच्छेद 25। हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है और यह अधिकार मिलता है उसको अनुच्छेद 26 में। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 27 में। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, अनुच्छेद 28 में वर्णित है। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है और यह अधिकार मिलता है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का भी अधिकार है और यह अधिकार देती है उसे अनुच्छेद 30। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा और यह लिखा है अनुच्छेद 44 में। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। अगला अगला बिंदु है हमारा, जो 12वां बिंदु है वो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो अगला बिंदु है हमारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, 18 वर्ष, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में, कौन से ईयर में? वर्ष 1989 में जो 61वां संशोधन हुआ था। तो अब यह प्रश्न बनता है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। तो 1989 के 61वें संविधान संशोधन में, संशोधन अधिनियम में 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले कितना था? 21, बाद में घटा के हो गया 18 ईयर्स। देश के वृहत आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता और शिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है
तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। ये हो गया 12वां पॉइंट। अब हम लोग आते हैं अपने 13वें बिंदु पर। 13वां बिंदु क्या हमारा? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एकल नागरिकता क्या है इसको समझते हैं, है ना। तो एकल नागरिकता है, यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एक एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात आप सिर्फ भारतीय नागरिक हैं। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है। पहला, राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त। वहीं भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सिवाय कुछ मामलों के, जैसे जनजातीय क्षेत्र। जम्मू और कश्मीर की नागरिकता जैसे पहले थी 377 हटने के पहले, धारा 370 से पहले हटने से पहले सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जातीय विवाद होते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। अगला बिंदु है हमारा 14वां बिंदु है, तो उसको हम लोग 14वां बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। 14वां बिंदु है हमारा स्वतंत्र निकाय। 14वां है हमारा स्वतंत्र निकाय। तो ये देखते हैं स्वतंत्र निकाय क्या है। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार यानी न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं। पहला, संसद। राज्य विधानसभाओं, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग। राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार। ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और भारत सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनकी उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, यह अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों जैसे कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारित विभिन्न व्यय इत्यादि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ये हो गए स्वतंत्र निकाय। अब इसके बाद 15वां है आपातकालीन प्रावधान। क्या है? आपातकालीन प्रावधान। तो आइए देखते हैं इसमें 3 मुख्य बिंदु कौन कौन है। तो आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहत आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। वो 3 कौन कौन है इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो 3 तरह का आपातकाल कौन कौन है इसको हम लोग देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में, जिसमें अनुच्छेद 352 जो है यह अधिकार देता है। दूसरा है राज्य में आपातकाल।
जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता के समय अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता होने पर अनुच्छेद 365 ये अधिकार देता है। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता का प्रत्यय संकट में हो तो अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। अगला है हमारा अगला बिंदु, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार तो आइए जानते हैं त्रिस्तरीय सरकार क्या है। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान दो स्तरीय राज्य व्यवस्था और संगठन के संबंध तथा प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थीं। बाद में वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग जो 9वां है एवं नई अनुसूची जो 11वीं अनुसूची थी, जिसको जोड़ करके वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इनमें एक नया भाग 9(17) जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नया भाग 9(18) तथा नई सूची 12वीं को जोड़कर न्यायपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सहकारी समितियां। अगला है सहकारी समितियां। देखते हैं सहकारी समितियां क्या है और इसके 3 मुख्य बिंदु क्या है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में निम्न 3 परिवर्तन संविधान में इसने किए। पहला, इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया और यह वर्णित है अनुच्छेद 19 में। इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए और यह वर्णित है अनुच्छेद 43B में। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से और यह है अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर राज्य सहकारी समितियां तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो ये हो गया संविधान की विशेषताएं और हम लोग देखेंगे संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना भी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग देखते हैं संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना। संविधान की आलोचना में सबसे पहला बिंदु है उधार का संविधान। आप मुख्य बिंदु इसका लिख भी सकते हैं। पहला है उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है, वह इसे उधार का संविधान कहते हैं और उधारी की एक बोरी अथवा एक हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं तार्किक भी है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में इसकी उपयुक्तता के आधार पर इनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया।
उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है? 100 साल से अधिक हो गए जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में प्रमुख प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इससे विलंब से हुआ है, उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के अनुरूप उसको टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। तो आइए देखते हैं आलोचकों का कहना इसमें क्या है। 1935 के अधिनियम में कार्बन कॉपी क्यों कहा? आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए। इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया या फिर उसका ही संशोधित रूप। उदाहरण के लिए एन श्रीनिवासन का कहना है कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स ब्रिटिश संविधान वेत्ता ने कहा है कि भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। पुनः पी आर देशमुख संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की थी कि भारत संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया है। उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया, जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित हैं। तो ये हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें महत्वपूर्ण आलोचना में आता है, वो है अभारतीय अथवा भारतीयता विरोधी। अभारतीय अभारतीय अथवा भारतीयता विरोधी। भारतीयता विरोधी। तो आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान भारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना था कि सं, भारतीय संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमथैया संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि हमारे संविधान निर्माता इसी प्रकार से शिक्षित हुए। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा एक अन्य संविधान सभा सदस्य ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। लक्ष्मी नारायण साहू एक अन्य संविधान सभा सदस्य का कहना था कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत उसमें प्रकट नहीं होती। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। अगला बिंदु है हमारा गांधीवाद से दूर संविधान।
आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता। जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंथैया ने कहा, यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, न ही संविधान को उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य, इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना, साथ ही गांधीवाद विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध भी बताते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है महाकाय आकार। महाकाय, काया माने होता है शरीर, आकृति। महाकाय आकार। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय और बहुत विस्तृत है। इसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। सर आइवर जेनिंग्स, एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है, और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। इस संदर्भ में एच बी कामत संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की कि प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है। और अगला जो महत्वपूर्ण आलोचना है वह है वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण अथवा तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिन कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वहीं सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में एच के माहेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का कहना था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पी देशमुख ने कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत स्पंदन युक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों और शब्दों से लद गए हैं जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। तो आज के एपिसोड में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप अपने शुभेच्छु लोगों से इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा कंटिन्यूटी में वीडियो आपको मिलता रहे। तो अगले वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।